नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है नेपाल सेंट्रिक। दर्शकों, सच्ची मित्रता से ज़्यादा कीमती चीज़ इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर सच्चा साथी, सच्चा मित्र आपके साथ हो तो हर परिस्थिति में संघर्ष करने की हिम्मत और ताकत आ जाती है। आज हम ऐसे ही मैत्री संबंध की बात करेंगे। हम बात करेंगे भारत नेपाल मैत्री संबंध की। जानेंगे आज के परिदृश्य, वर्तमान परिदृश्य जो संबंध है भारत नेपाल का, आज किस तरह से मजबूत और प्रगाढ़ होता दिख रहा है। इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अनिल कुमार सिन्हा जी, अध्यक्ष भारत नेपाल मैत्री संघ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपको विकास जी सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को भारत नेपाल का जो संबंध है, कहते हैं रोटी बेटी का संबंध है, कैसा संबंध है, किस तरह से शुरुआत हुई, सबसे पहले उसके बारे में बताएं। उसके बाद हम चाहेंगे वर्तमान जो परिस्थिति है उसके बारे में चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत हुई, भारत नेपाल जो संबंध है उसकी शुरुआत हुई और रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है, इसके बारे में पहले आप हमारे दर्शकों को बताएँ। भारत नेपाल जो संबंध है वह अनादिकाल से चला आ रहा संबंध है। रोटी बेटी का संबंध है, रक्त का संबंध है, साथ ही साथ हमारे सामाजिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, भाषाई संबंध है, हमारी लिपि एक है। हर दृष्टि से हमारे बीच में जो समानता है वही समानता पूरे विश्व में दोनों देशों के बीच के संबंध को प्रगाढ़ करता है। पूरे विश्व में जितने भी सारे देश हैं उन सभी देशों से अलग हट करके हम नेपाल से जुड़े हुए हैं। नेपाल के जो धार्मिक संबंध हैं, आध्यात्मिक संबंध हैं, वह संबंध इतने घनिष्ठ हैं कि आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और यहाँ कुशीनगर में उनका समापन हुआ। उसी तरह ये जानकी का जन्म है, जन्म स्थान है वह जनकपुर है और अयोध्या में उनकी शादी होती है। ये जो संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि इन संबंधों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। और एक तरह से मैं कहूँ तो दोनों देश दो देश हैं, सार्वभौम सत्ता संपन्न राष्ट्र हैं, लेकिन दोनों की आत्मा एक है। प्राचीन काल से जो संबंध देखे जा रहे हैं वो बहुत मधुर हैं, लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले आप जो वर्तमान परिदृश्य है, जो संबंध है, जिस तरह से और मजबूती की ओर बढ़ रहा है, अभी की परिदृश्य की बात करें तो किस तरह के संबंध है, कितना और मजबूत हुआ है पहले से, इसके बारे में। देखिए विकास जी, ये तो जान लीजिए कि भारत और नेपाल का संबंध राजनीतिक संबंध नहीं है। भारत नेपाल के संबंध अन्य देशों की तरह जो राजनीतिक संबंध जुड़ते हैं, कई नियम परिनियम, फिर कई समझौतों के आधार पर जुड़ते हैं, वैसा कोई संबंध नहीं है। ये संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि बेटी रोटी, जैसे यहाँ अगर दर्द होता है तो उसकी आह सुनाई देती है नेपाल में। अगर नेपाल में दर्द होता है तो हमको यहाँ कष्ट की अनुभूति होती है। ये जो संबंध है, इस संबंध को राजनीतिक के कसौटी पर आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये संबंध अति प्रगाढ़ हैं। और एक बात और जानिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्तमान समय में भी वह संबंध प्रगाढ़ता की ओर बढ़ता जा रही है। इसलिए कि संबंध को आप कहीं भी कम नहीं किया जा सकता है। आज भी उतनी ही संख्या में भारतीय लड़कियों की शादी नेपाल में होती है, नेपाल की लड़कियों की शादी भारत में होती है। और अभी मेरी बेटी की शादी हुई है, वो नेपाल में हुई है। तो ये जो संबंध इतना प्रगाढ़ है कि संबंध को कहीं भी किसी कसौटी पर आप नहीं कर सकते हैं। और लगातार ये संबंध और प्रगाढ़ता की ओर बढ़ता जा रहा है। जो 1950 की संधि है, वह संधि दोनों देशों के मित्रता को और प्रगाढ़ता प्रदान करती है। साथ ही साथ शांति और मैत्री का वह प्रतीक है। वर्तमान समय में कभी कभी नेपाल के अंदर ये बातें कहीं ना कहीं आती है कि समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन 1950 का जो संधि हुआ है नेपाल और भारत और नेपाल के बीच में, वह हमारे दोनों संबंध के एक तरह से कहा जाए तो मील का पत्थर साबित हुआ है। और आज भी वह संधि ज्यों का त्यों बरकरार है और उसी के आधार पर हम दोनों देश शांति और मित्रता के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। रामायण सर्किट योजना की अगर बात करें तो ये जो योजना है कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध
का प्रतीक है। मैं चाहूँगा इसके बारे में, यह योजना क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शक। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जिन्होंने रामायण सर्किट की शुरुआत की। जब मुझे एक घटना याद है कि नेपाल से एक व्यक्ति अयोध्या गया, और ये मैंने उसको पढ़ा है, और जब अयोध्या जाता है वो, तो राजा जनक के ये राम की प्रतिमा के आगे वो खड़ा होता है, और खड़ा होता है, कहता है मैथिली में कि मैं आपके ससुराल से आया हूँ और यहाँ के प्रणाम हम कैसे करूँ, माने मैथिली में कि यहाँ के प्रणाम कैसे करूँ, कैसे हम प्रणाम करें आपको, और राम का सर झुक जाता है। ये जो संबंध है, आप आज हमारे बहुत सारे आवागमन के साधन बढ़े हैं। जब आवागमन के साधन नहीं थे तो लोग जैसे बनारस जाते थे काशी विश्वनाथ के पास, उसी तरह वो पशुपतिनाथ के पास जाते थे, पैदल चल करके जाते थे, कई दिनों तक उनकी यात्राएं चलती थी। वह जिस प्रकार अपने को धन्य समझते हैं केदारनाथ में जाकर, उसी तरह वो मुक्तिनाथ में जाकर के अपने को धन्य समझते हैं, और उनका जीवन, आध्यात्मिक जीवन या धार्मिक जीवन या सांस्कृतिक जीवन तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक वो मुक्ति धाम की यात्रा नहीं कर लेते। ये जो अयोध्या और जनकपुर के बीच में जो रामायण के अंतर्गत जितने सारे स्थल का नामकरण है, मैं सीतामढ़ी में हाल के दिनों में जब मैं गया तो राजा जनक की कई स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, और लोग बताते हैं कि राजा जनक आए, फिर यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, फिर यहाँ पर उन्होंने हल चलाना शुरू किया, फिर आगे चल करके वो सीता की प्राप्ति करते हैं, नीचे से सीता की प्राप्ति करते हैं। तो सब राजा के जनक के साम्राज्य के अधीन सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे। इसलिए जो रामायण सर्किट है, इस सर्किट से जुड़ने के कारण निश्चित रूप से ये जो संबंध है हमारे, वह कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम मुख्य रूप से किया है, और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व को, लोगों को रामायण सर्किट के तहत जितने भी हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र हैं, उन केंद्रों तक पहुंचने का एक माध्यम है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से यह संबंध को और प्रगाढ़ कर रहा है। अगर बात करूं रामायण सर्किट जो योजना है उसके बारे में बात हुई, और भी कई कनेक्टिविटी कार्यक्रम है जिनकी जो बात है वो चलती आ रही है, और अभी वो कार्यक्रम चल रहे हैं जो भारत और नेपाल के नागरिकों के संबंध को और मजबूत बनाने के, और जो संपर्क है उसको और मजबूत करने के लिए वो कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं चाहूँगा उनके बारे में बताएं आप। दोनों देश के जो संबंध हैं, उन संबंधों के अंतर्गत छोटी छोटी बातों को लेकर के खटास पैदा होती है। खटास कहाँ पैदा होती है कि जैसे सीमा है, सीमा पर पिलर्स जो स्थापित किए गए, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में पिलर्स स्थापित किए गए। नदियों का प्रवाह, नदी ही उसके मुख्य आधार है दोनों देश की सीमा को बांटने का। अब वो जो नदियों का प्रवाह हुआ वो बदल गया, वो पिलर बह गए या पिलर किसी न किसी रूप से नष्ट हो गए। वहाँ यही समस्या पैदा होती है कि ये जो पिलर हैं ये इधर से उधर चले गए या उधर से इधर चले आए, लेकिन 98% ऐसे सीमा का निर्धारण हो चुका है, वैसे पिलर्स की खोज की जा चुकी है। छोटी छोटी बातें जैसे काफ़ी लंबा 3 राज्य नेपाल से जुड़ते हैं, जैसे सिक्किम जुड़ता है, उत्तर प्रदेश जुड़ता है, बंगाल जुड़ता है, और बिहार तो है ही। तो ये जो राज्य जुड़ते हैं तो लगभग 1850 किलोमीटर की खुली सीमा है हमारी। और एक बात है कि दोनों देश की सीमा को हम कहीं ना कहीं बांट नहीं सकते हैं। आप जब दोनों देश की सीमा पर जाएंगे तो आधा घर उनका नेपाल में है और आधा घर उनका इंडिया में है। आप कैसे कहेंगे कि ये दो देश में हम जा रहे हैं? आप पता ही नहीं चलेगा कि मैं नेपाल में हूँ या भारत में खड़ा हूँ। तो ये जो संबंध है और ये जो पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी है, यो जोड़ने का प्रयास भारत सरकार भी कर रही है। और भारत सरकार तो करने के साथ ही साथ हमारी कनेक्टिविटी इतनी तेज है कि किसी न किसी रूप में हम उनके सुख दर्द, हमारे सुख दर्द में वो सहभागी हैं। हम जब उनको किसी प्रकार की कठिनाई होती है, जैसे आपके ध्यान में आया होगा कि नेपाल के अंदर भूकंप आया,
और आपको नेपाल में जब भूकंप आया तो भारत पहला देश था जिसने अपने एनडीआरएफ को भेज दिया वहाँ और राहत सामग्री भेज दिया, और नेपाल के हर नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, उनके जान माल की रक्षा हो, उनके प्राण की रक्षा हो, इसके लिए भारत सरकार ने भरपूर प्रयास किया। इतना ही नहीं बल्कि जितनी सारी सीमाएं थी जो नेपाल से लगती थी, सारी सीमाओं पर भारत सरकार के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी लगे हुए थे ताकि किसी प्रकार के लोग अगर घायल अवस्था में आते हैं तो उनको अस्पताल में हम ले जा सकें, उनके प्राणों की रक्षा हम कर सकें। इसीलिए ये जो संबंध है, और एक बात और मैं बताता हूँ कि हम प्रयासरत रहते हैं कि नेपाल और भारत के साथ संबंध हमारा प्रगाढ़ हो, मित्रता और बढ़े और ये अटूट मित्रता हमारी और आगे बढ़े। इसी तरह नेपाल के अंदर भी अनेक छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो भारत के संबंध को प्रगाढ़ करना चाहती हैं। इसीलिए कि मैंने कहा ना कि दोनों की आत्मा एक है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर नेपाल भारत सहयोग मंच है, वो कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है, कई प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम को करता है, और उन कार्यक्रमों के द्वारा और नई जो पीढ़ी आ रही है, वर्तमान नई पीढ़ी, उस नई पीढ़ी को उन अपने आदर्शों को बताने का काम, अपने संस्कारों को जोड़ने का काम, अपने हमारे लोकाचार एक हैं, हमारे उत्सव एक हैं, हमारा ऐसा कोई भी कार्यक्रम जो होता है वह हमारे यहाँ होता है, उनके यहाँ ना होता हो, ऐसा है ही नहीं। इसलिए जो दोनों देश हैं वह दो शरीर अवश्य हैं, दो सार्वभौम सत्ता संपन्न राष्ट्र हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक है, हमारी मनोदशा एक है और हमारे नागरिक एक दिशा में सोचते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब भारत के में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, ये बताना जरूरी है, इसलिए कि नई पीढ़ी है उसको इससे अवगत होने की आवश्यकता है। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो वहाँ के बीपी कोइराला जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, वह यहाँ की जेल में कैद हो चुके हैं, जेल काट चुके हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। और जब नेपाल के अंतर्गत लोकतंत्र की सुगबुगाहट होती है तो हमारे भारत से चंद्रशेखर जी जैसे नेतृत्वकर्ता और अन्य लोग हर ढंग से लोकतंत्र की स्थापना में सहयोग करते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है, इसलिए कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश सशक्त रूप से विकसित हो, ये भारत चाहता है। और जब लोकतंत्र मजबूत होगा नेपाल में तो नेपाल एक समृद्धशाली राष्ट्र होगा, और नेपाल की समृद्धि में भारत की कहीं ना कहीं उसमें उसकी भी समृद्धि उसमें निहित है। इसलिए ये दोनों देश जो हैं वह आपस में एक दूसरे के, मैं तो कहूँगा कि एक सिक्का के दो पहलू हैं, एक नेपाल है और एक भारत है। जी आपने सही कहा, चर्चा में आपने बताया कि ये जो दो देश है, दो शरीर है, लेकिन आत्मा एक है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, भारत जो है बढ़ चढ़कर जो सहायता के लिए जो विकास योजनाएं है उसमें हिस्सा लेता है। आपने बात की 2015 के भूकंप की बात की, और कई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें भारत ने जो है नेपाल का हमेशा साथ दिया है। एक और योजना है, एक और सूर्य किरण नाम की जो एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण दी जाती है, जो भारत में वर्ष 2011 से शुरुआत हुई, साथ मिलकर जो है वो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। मैं चाहूँगा इसके बारे में बताएं, सूर्य किरण क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा। देखिए, एक चीज़ तो मैं बताना ही चाह रहा था कि नेपाल के अंदर जो हमारी भारत की जो गतिविधियाँ चलती हैं, वह भारत में अगर कोई संगीतकार मरता है तो नेपाल को लगता है कि मेरा संगीतकार मर गया। नेपाल की माला सिन्हा बहुत बड़े अभिनेत्री थी, वह नेपाल की थी। नेपाल में भारत के अंदर उतने ही लोकप्रिय, और आज मनीषा कोइराला यहाँ उतने ही लोकप्रिय। भारतीय जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको जो संगीतमय करने का काम राम सिंह ने किया, वह भी नेपाल के ही थे। तो ये जो आपने सूर्य किरण की चर्चा की, तो नेपाल के अंदर जो सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घट रही हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी नेपाल के अंदर पड़ता है।
और उन घटनाओं के प्रभाव के कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो नेपाल और भारत के जो संबंध हैं, ये संबंध कहीं ना कहीं ठहराव की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो सूर्य किरण जो योजना है, इसी योजना के तहत नेपाल के जो सैन्य अधिकारी हैं, जो पुलिस महकमे के लोग हैं या सुरक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रशिक्षण देने का काम आज से नहीं हो रहा है, ये तो सदियों से हो रहा है और आज भी चल रहा है। और उसको और अच्छे रूप में कैसे किया जा सकता है, उस तरफ दोनों देश एक समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेपाल के दर्शक हैं या भारत के दर्शक हैं, जब मेरी बात को सुन रहे होंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग जब नेपाल के चर्चा सुनते थे तो सोचते थे कि कैसा सौभाग्यशाली दिन होगा कि हम नेपाल में जाएंगे। और ये नेपाल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जब लगा कि बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति हुई है नेपाल में जाकर के हमारे, इसलिए कि नेपाल का एक अलग अस्तित्व है। नेपाल सांस्कृतिक केंद्र है, नेपाल आध्यात्मिक केंद्र है, नेपाल धार्मिक केंद्र है और इस रूप में नेपाल को हम कई दृष्टि से पूजनीय मानते हैं। जैसे एक देव स्थान है, अभी हमारे यहाँ जो कुंभ का मेला लगता है, निश्चित रूप से सांस्कृतिक रूप से जुड़ने के कारण ही पशुपतिनाथ की स्थापना हुई और इधर केदारनाथ की स्थापना हुई। उसी तरह एक कुंभ का भी निश्चित रूप से वह वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और वह जो नारायण घाट के पास जो स्थान है, वहाँ पर कुंभ की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग भारत के अधिक से अधिक संख्या में वहाँ जा सकें। और एक बात और मैं बता रहा हूँ कि सरकारी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कई बार लगा कि भारत और नेपाल के संबंध में किसी न किसी रूप में कोई संबंध में थोड़ा सा ये दिख रहा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए कि आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि भारत के हजारों स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की प्रताड़ना से भाग करके नेपाल गए और नेपाल में वहाँ के जनता के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान की गई, अपनों घरों में रखा गया और वहीं वो मर गए और उनका आज भी कब्र उस स्थान पर है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। उसी तरह नेपाल के अंदर जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो मैं भी उस लड़ाई में किसी न किसी रूप में शामिल था और जब सारे लोग आए तो भारतीय बॉर्डर के अंदर आए और भारत के बॉर्डर के अंदर से लेकर के और ये पटना से लेकर के और दिल्ली तक सारे स्तरों पर उनको सहायता प्रदान की गई और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो ये आम जनता समझती है, हाँ, ये उसकी अपेक्षा रहती है कि कोई काम नहीं हुआ तो उसको लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट नहीं कर रही है, हमको इसीलिए प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो फिर समझते हैं और हमारे जो संबंध हैं वो दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ता की ओर अग्रसर हैं और मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक शक्ति, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति इस संबंध को तार नहीं कर सकता। नेपाल जो है एक पर्यटक स्थल है और हमेशा जो नेपाल एक ऐसा देश है जो केंद्र में रहा है, लोगों को आकर्षण का केंद्र रहा है। मैं चाहूँगा आप बताएं, कई ऐसी फिल्में हैं जो वहाँ पर निर्माण की गई है, जो भारत की फिल्में हैं, जो बॉलीवुड फिल्में हैं, कई वहाँ पर पहले भी शूटिंग हुआ करती थी, आज भी जो आकर्षण का केंद्र रही है और वहाँ पर शूटिंग हुआ करती है। मैं चाहूँगा इसके बारे में आप थोड़ा बताएँ। ऐसा है कि नेपाल के प्रतिवर्ष 3000 विद्यार्थियों को भारत सरकार किसी न किसी रूप में उनको स्कॉलरशिप देती है, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, फार्मेसी के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, नर्सिंग के क्षेत्र में हो या अनेक वोकेशनल क्षेत्र, अनेक टेक्निकल क्षेत्र में उनको शिक्षा प्रदान करने का काम भारत सरकार अपने स्कॉलरशिप से करती है और वह नेपाल में भी ले जाती है और भारत के अंदर भी देती है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई चिकित्सीय केंद्र स्थापित करने का काम भारत सरकार ने किया है और आज नेपाल के अंदर
मुझे लगता है कि जितने उच्चस्थ पदों पर कार्यरत हैं वह सभी भारत में ही शिक्षा लेकर के गए हैं। अगर आपने अभी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रदान की, अगर बात करें कोविड-19 का जो समय था, उस वक्त ने भी भारत के द्वारा भारत ने नेपाल को कई तरह की ग्रास रूट लेवल सुविधाएं प्रदान की थी और किस तरह के जो सुविधाएं हैं वो भारत के द्वारा प्रदान की गई थी। मैं आपको बता दूं कि जब कोविड का समय आया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही दुखद समय था और उसको याद करके सिहर उठता है। लेकिन नेपाल में जिस तरह भारत के लोगों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने हर प्रकार की सुविधा देने का काम प्रारंभ किया या वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ किया, उसी तरह उसने नेपाल को भी वैक्सीनेशन देने का प्रारंभ किया। यानी हमारा पड़ोसी प्रथम, और इसे योजना के तहत भारत सरकार ने और वहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि कई देशों से भारत नेपाल के अंदर वैक्सीन आए, लेकिन लोगों ने भारतीय वैक्सीन को लेना पसंद किया और भारतीय सीमा में किसी न किसी रूप में आ करके और लोगों ने वैक्सीन लिया। और मुझे ये भी कहने में गर्व का अनुभव हो रहा है कि किसी भी भारतीय अधिकारी ने उन्हें नेपाली नागरिकों को वैक्सीन देने से इनकार नहीं किया। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि ये जो गोरखा रेजिमेंट को याद करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव है। और प्रत्येक भारतीय में मुझे लगता है कि कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू तक, कश्मीर तक, ये जो भारतीय हैं वो गोरखा रेजिमेंट को एक अपना जो प्यार समर्पित करते हैं और जो श्रद्धा का भाव रखते हैं, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। जी, आपने सही कहा। अगर कितनी भी चर्चा, अगर समय कम पड़ जाता है, हम भारत नेपाल संबंध की चर्चा करें, इतनी सारी बातें हैं, कई बातें हैं जो बात निकल आती है, लेकिन जो रिश्ता है वो मजबूत रिश्ता है, वो दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ता की ओर बढ़ता जा रहा है। मैं चाहूँगा, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मैं चाहूँगा अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मैं चाहूँगा अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। मैं दो तीन तरह का संदेश देना चाहता हूँ, इसलिए कि पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी में वृद्धि होनी चाहिए और संबंध बनना चाहिए। नेपाल के अंदर जो भारतीय शुभचिंतक हैं उनकी भी पहचान होनी चाहिए। दूसरी बात कि अभी जो भारत और नेपाल के अंदर जो ट्रेड है वह तो 1996 से कई गुना बढ़ा है, 7 गुना 11 गुना की वृद्धि हुई है, वह वृद्धि और आगे बढ़े। और दूसरी बात कि हमारे जो सीमाई क्षेत्र हैं उनका विकास होना चाहिए। और बहुत सारे नेपाली हैं, नेपाल के लोग हैं जो सीमाई क्षेत्रों में ही पहुंच पाते हैं, वो दिल्ली नहीं जा पाते, वो पटना नहीं जा पाते, तो भारत को वही सीमाई क्षेत्र का ही भारत समझ पाते हैं। इसलिए उन सीमाई क्षेत्रों का भी विकास होना चाहिए, इसलिए कि सीमाई क्षेत्र पर जो बाज़ार हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और उनके जो सीमाई क्षेत्र के बाज़ार हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो दोनों का विकास समान रूप से होना चाहिए। और जो रेलवे की कनेक्टिविटी है वह भी जुड़नी चाहिए और बड़े बड़े शहरों के से सुपर फास्ट ट्रेनों को चलाया जाना चाहिए, ताकि नेपाली लोगों को उनके यहाँ ट्रेन की जो सुविधा भारत सरकार अभी दे रही है, जयनगर से खुली है और फिर अब रक्सौल से लेकर के काठमांडू तक भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वह भी जुड़ेगा। लेकिन तत्काल जो है वह बड़े बड़े महानगरों तक गाड़ियों का, सुपर फास्ट गाड़ियों का चलाया जाना चाहिए। एयरपोर्ट रक्सौल से की चर्चा चल रही है, भारत सरकार ने उसके लिए पैसा भी दिया है, वह भी आगे की ओर बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के रहते हुए वह काम भी पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी भारत नेपाल का जो संबंध है किस तरह का है, शुरुआत कैसे हुई और अभी जो वर्तमान परिदृश्य है उसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को, नेपाल सहित भारत के दर्शकों को मैं नमन करता हूँ। नमस्कार। आज के अंक में हमने बात की भारत नेपाल मैत्री संबंध की, प्राचीन काल में किस तरह के संबंध थे और वर्तमान परिदृश्य क्या है इस संबंध का, इस बारे में हमने जाना। कई विकास योजनाएं भारत के द्वारा चलाई जा रही है नेपाल में, वो हमने जाना। और जो संबंध है किस तरह प्रगाढ़ता की ओर, मजबूती की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये सब बातें हमने आज के अंक में चर्चा की। अगले अंक में फिर मिलेंगे, इसी कार्यक्रम में एक नए पहलू पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।